नमस्कार। हिंद मॉडल स्कूल की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिस्ट्री की जो बुक है उसका सेकंड लेसन है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप सभी ध्यान देना ताकि आपको लेसन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा जो लेसन है उसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक क्या होता है? जो शिकार करते हैं। और खाद्य संग्रह क्या होते हैं? जो भोजन इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो यानी जो लगभग आज से जो 20 लाख साल पहले जो लोग हैं वो क्या करते थे? आखेटक यानी शिकार करते थे और जो भोजन है उसका संग्रह करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किनका शिकार करते थे? जंगली जानवरों का। मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे। जो मछलियां हैं, चिड़ियां हैं, उनको वे पकड़ते थे। फल, मूल, मूल क्या होते हैं? जड़ होती हैं। दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। जो हमारा जो महाद्वीप है उसमें जो पेड़ पौधे हैं उनकी बहुत सी प्रजातियां क्या है? पाई जाती हैं। यानी अलग अलग प्रकार के बहुत से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसलिए वे पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। यानी शिकारी है उसको सतर्क होना और जो जागरूक होना है बहुत ही ज़रूरी होता है शिकार करने के लिए। इसलिए जो शिकारी थे वो बड़े ही शिकार करने के लिए क्या होते थे? बड़े ही सतर्क और जागरूक रहते थे। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। कैसे होते हैं? विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। ठीक है। यानी उस समय जो लोग हैं उनको ये पता लगाना भी जरूरी होता था कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें से कौन सा पौधा है, पेड़ है, उनके फल है, वो खाने लायक है या नहीं है। कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। जो आखेटक हैं, खाद्य संग्राहक हैं, जो लोग हैं, उनकी जगह बदलने का यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के कारण हैं वो इसमें दिए गए हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। यानी ज़्यादा दिन तक एक जगह पर रहने से क्या होता था कि जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं उन पे जो फल हैं, जो जानवर हैं इनका शिकार करते थे वो क्या होते थे? समाप्त हो जाते थे और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते हैं। ठीक है। यानी जो शिकार करने के लिए जैसे हिरन है और मवेशी है वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उनके पीछे पीछे ही वो शिकारी हैं वो चले जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। यानी हमें पता है जैसे हर जो फलदार पौधा है उसमें जो मौसम के अनुकूल फल और फूल आते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार जो लोग हैं उनके अनुसार ही वो जगह है उनको बदलते थे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। हाँ, ये हम जानते हैं जैसे पानी है उसके बिना कोई भी प्राणी है, जीव है, उसका जीवन संभव नहीं है। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। यानी जो लोग थे उस समय अपने रिश्तेदार हैं
उनसे मिलने के लिए या जो पानी है या भोजन की तलाश में जाते थे तो क्या करते थे, पैदल यात्रा करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने कुछ ऐसे वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक और खाद्य संग्रह के किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जैसे ये पत्थर हैं, इनको अलग अलग भागों में दिखाया, जैसे क, ख, ग, अंग, ठीक है। तो इनमें ये जो पत्थर हैं जिनका जो लोग हैं वो क्या करते थे, प्रयोग किया करते थे, और जिनको पुरातत्वविद हैं उन्होंने इनको खोजा है, ठीक है। तो जैसे ये जो पत्थर हैं जो कई भाग में दिखाए गए हैं, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं, और जो ये पत्थर हैं इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, यानी इनके कई हजार साल बाद इनको बनाया गया। और ये वाले पत्थर हैं जो गए भाग के हैं, इन पत्थरों का निर्माण जो ये पत्थर हैं इनके बाद ही किया गया। और जो ये बिल्कुल बारीक पत्थर जो दिखाए गए हैं इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। जो ये पत्थर हैं बने हुए हैं, तो ये जो पत्थर हैं इनमें से जो ये भाग है ये क्या है, ये गुटिका है, जो प्राकृतिक पत्थर है उसका रूप है। तो इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि जो ये पत्थर के औजार हैं इनका उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जैसे ये पत्थर है तो इनका प्रयोग जो जड़ है उनको खोदने के लिए किया जाता था ताकि जो लोग हैं उनको खा सके। और ये जो पत्थर हैं इनका प्रयोग जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। आगे जैसे मानचित्र दे रखा है तो इसमें जो कुछ पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थानों पर जो आखेटक खाद्य संग्राहक हैं उनके रहने के प्रमाण मिले हैं। जो मानचित्र है इसमें जो कुछ गिने चुने स्थान हैं उन्हीं को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। कई पुरास्थल नदियाँ और जो झीलें हैं उनके किनारे पाए गए हैं। इसमें पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक और महापाषाणिक जो पुरास्थल है और जो आरंभिक और जो गांव है, जो आधुनिक नगर है, उनको क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो जो लाल निशान दिखाई दे रहे हैं हमें, कुरनुल गुफाएं, हुसंगी, भीमबेटका, ये कौन से पुरास्थल हैं? ये पुरापाषाणिक पुरास्थल है। और जो ये चौकुर जो नीले रंग के ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, दाउजली, हेडिंग, पय्यमपल्ली, हल्लूर, और इधर ये बुर्ज होम, मेहरगढ़, ये क्या है, जो नवपाषाणिक पुरास्थल है उनके स्थान है। आगे जो महापाषाणिक है, जैसे ये हरे रंग के दिखाई दे रखे हैं, ब्रह्मगिरी, आदिचनलूर, ये क्या है, ये महापाषाणिक पुरास्थल है। जो आरंभिक गांव है उनको दिखाया गया है, वो जो से ये नाभिक रंग के जो है इसमें दिखाया गया है, इनाम गांव हो गया, ठीक है। ये कौन से जो आरंभिक गांव हैं उनका जो स्थान है उनको दर्शाया गया है। और जो स्टार है, ये बना रखा स्टार, ये कौन से हैं, जो आधुनिक नगर हैं, जैसे मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आधुनिक नगर है। आगे जैसे हम देखते हैं, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। उन स्थलों का उद्योग स्थल कहते थे। यानी उद्योग स्थल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ कि जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं।
कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? आवासीय और उद्योग स्थल। किनको? कि जो इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहते थे, जहाँ जो लोग ज़्यादा समय तक रहते थे, उन स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। आगे इधर जैसे कुछ गुफाएं हैं, इनको दर्शा रखा है। तो ये गुफाएं हैं जो कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। इन लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें जो बारिश है, धूप है और हवा है, उनसे क्या मिलती थी? राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जहाँ नर्मदा घाटी के पास है। जो क्या है? नर्मदा घाटी के पास है। पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है? कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, यानी जो आगे हम पढ़ेंगे लेसन, उनमें इनके बारे में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। जो पाषाण औजार हैं उनका निर्माण है, कैसे किया था, किस लिए किया जाता था, उनके बारे में हम देखते हैं। कि पत्थर से पत्थर को टकराना। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। ठीक है, यानी एक पत्थर को हाथ में ले लिया और दूसरा क्या कर लिया? उसके ऊपर चोट लगा ली, जिससे हम हथौड़ी से लगाते हैं। दूसरा तरीका है जो, वो है दबाव शल्क तकनीक, जिसे क्या कहा जाता है? दबाव शल्क तकनीक। इसमें करोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस करोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिसे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। जैसे एक हाथ से उसे क्या कर लिया? दबा लिया, और दूसरी हाथ से उसमें क्या रखकर, हड्डी या पत्थर रखकर उस पर ऊपर से चोट लगाई जाती थी, जिसे क्या करते थे? पत्थर से शल्क निकाले जाते थे। इसे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। तो पाषाण जो उपकरण है, इसके लिए जो अपनाई गई जो तकनीकी हैं, उनमें जैसे जो दो तकनीक है वो इनमें यहाँ दर्शाई गई है। पहली हो गई पत्थर से पत्थर को टकराना, दूसरा तो दबाव शल्क जो तकनीकी है। ठीक है, आगे है आग की खोज। जो मानचित्र है उसमें हमने देखा था जो कुंडल गुफाएं थी उनको देखा था, तो यहाँ जो राख के अवशेष हैं वो मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आगे बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे इन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब तक जो लोग हैं इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। क्या बन गई? जो मछली है वो भोजन का मुख्य स्रोत बन गई। कि इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। इसके साथ साथ वे लोग यह भी सीखने लग गए होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते उन लोगों ने इनको खुद ही पैदा करना सीख लिया होगा, यानी उनको खुद ही उनकी खेती करना सीख लिया होगा। आगे जैसे कुछ नाम और तिथियां दी गई हैं, जैसे हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं।
आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पुरा है उसका अर्थ क्या है प्राचीन, और पाषाण जिसका अर्थ क्या है पत्थर से बना। तो यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कब से कब तक? 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले के दौरान तक माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। इसमें जो अगला युग है उसकी शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, यानी उसके बारे में हमें अगले अध्याय में पढ़ेंगे। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर की गुफाओं से मिले चित्र हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इनका जंगली जानवरों का। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। जो इसके अंडे के जो छिलके थे उन पर क्या है चित्र दर्शाए गए हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? मनके भी बनाए जाते थे। हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र जो हमने देखा था उसमें जो हुसंगी है उसको दर्शाया गया था। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थल में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। किससे? चूना पत्थर से बनाए जाते थे। जैसे चित्र दिखा रखा है इसमें कुछ जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनियर, बारहसिंगा और सूर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहा, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, तो लेसन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है।